नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नीतीश के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं लालू यादव। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, लालू नहीं चाहते नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का कन्वेनर भी बने। एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस पर लगा हाजत में बंद कर पिटाई करने का आरोप। आलाधिकारी से की गई है शिकायत। और मां ने ही कर दिया नाबालिग बेटी का सौदा। 1.5 साल बाद हुआ मामला उजागर। जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। चंद रुपए की लालच में झारखंड की रहने वाली एक महिला ने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही के युवक से उसकी शादी कर दी। करीब 1.5 साल पहले उसे गोबरसही की एक महिला के माध्यम से बेच दिया। चाचा और दादा की शिकायत पर रविवार को पुलिस ने लड़की को गोबरसही से बरामद कर लिया। साथ ही बिचौलिए महिला और उसके कथित पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सोमवार को गिरफ्तार महिला और युवक को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने नाबालिग का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया। एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने बताया कि नाबालिग झारखंड की रहने वाली है। 2 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने करीब 1.5 साल पहले गोबरसही की महिला के माध्यम से उसे बेच दिया था। उसके दादा और चाचा ने इसे लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। सदर थाना में इससे संबंधित नामजद केस दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता की मौत के बाद उसके घर की माली स्थिति खराब हो गई। मजदूरी कर वे अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। लड़की की मां का संपर्क मुजफ्फरपुर के एक महिला के साथ पहले से था। इस बीच उस महिला ने बेटी की शादी के लिए एक युवक का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसे रुपए भी देगा, जिसके बाद वह तैयार हो गई। अपने परिवार के खिलाफ जाकर पैसों के लालच में बेटी का सौदा कर दिया। एक बच्ची है जिसको एक 0 FIR आया था रांची के रातू थाना से, सदर पुलिस स्टेशन के पास में। जिसमें मैटर सामने आया था, उसके बच्ची के दादाजी ने कंप्लेन किया था कि बच्ची को उसकी मदर के एक फ्रेंड के साथ मिल करके और 1-2 लोगों के साथ और मिल करके किसी रीज़न से बेच दिया है और बेच करके उसकी शादी करवा दिया किसी और से। बच्ची की उम्र 13-14 साल के आसपास थी। तो इसी को लेकर के फिर FIR किया गया था। FIR करने के बाद में फिर लड़की को और एक और बच्चा था जिसको बेचा गया था, उनको दोनों को रिकवर किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर जिस आदमी को बेचा गया उसको गिरफ्तारी की गई है। बेचा गया मतलब बेच करके जिसने शादी कर ली थी उसकी गिरफ्तारी की गई। और जिस महिला के थ्रू मतलब जो महिला बिचौलिया का काम की थी बिछवाने में, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। माँ को भी गिरफ्तारी हुई? माँ की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, माँ की गिरफ्तारी बाकी है। अमाउंट का भी सर क्लियर हुआ है, बताया गया 2 लाख में बेचा गया कुछ इस तरह का। अभी ये एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर नहीं हो पाया है। वो तो जब तक मदर नहीं पकड़ी जाएगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितने पैसे में उसने बेचे। एक लड़की को जबरन ऑटो में बैठाकर ऑटो चालक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छेड़खानी की। विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट की गई। घटना मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर की है। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया।
आरोपी ऑटो चालक की पहचान माड़ीपुर जलेबिया गली के मोहम्मद सितारे के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर उसका दोस्त मूसा मौके से फरार हो गया। पुलिस उसे खोज रही है। माड़ीपुर इलाके के ही रहने वाली इंटर की छात्रा ने बताया कि ऑटो चालक सितारे बराबर उसके साथ छेड़खानी करता था। रविवार को उसने अपने दोस्त मूसा के साथ जबरन ऑटो में बैठाकर छेड़खानी करने लगा। काजी मोहम्मदपुर थानेदार राजकुमार ने सितारे को जेल भेज दिया है। वहीं फरार मूसा की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। माड़ीपुर रामराजी गली से उसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में मोहम्मद सितारे को जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लड़की का आरोप क्या है सर, कुछ बताइए। लड़की का आरोप है कि ये मोहम्मद सितारे और इसके एक साथी है, तो दोनों मिलके जो है 10-15 वर्ष से लड़की के साथ छेड़खानी करते थे। कोचिंग के दौरान आती जाती थी और कल जो है ये लोग जो है उसको हाथ पकड़कर टेम्पो में बैठाना चाह रहे थे। तब तक जो है लड़की हल्ला की और आरोपी को जो है पकड़ा गया और उसको अब गिरफ्तारी बाद जेल भेजा। लड़की रेंट में रहती है, किराए में? हाँ, लड़की यहाँ पर किराए के रूप में। लिखित शिकायत मिला है? हाँ, लिखित शिकायत मिला है कांड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन इंडिया में कन्वीनर बनने से मना कर दिया है। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर प्रहार किया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगवाते थे, लेकिन लालू प्रसाद ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव नहीं चाहते कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने या फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पहले ही राहुल गांधी को गठबंधन का दुल्हा घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार दूर दूर तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? वो अपने सहयोगी दल को क्यों मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे? अगर कल नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट मांगेंगे। अभी उनके 44 एमएलए हैं, उनको 10 लोकसभा से ज्यादा की सीट नहीं मिल सकती है, और कन्वीनर बन गए तो दबाव बनाएंगे 15-16 के लिए। तो लालू यादव क्यों चाहेंगे और फिर कांग्रेस क्यों चाहेगी? लालू जी तो कह दिया कि कोई एक कन्वीनर नहीं होगा, 2-2, 3-3 राज्यों को मिलाकर कोई एक कन्वीनर होगा। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी को कन्वीनरशिप मिलता भी है तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनके लिए अपमानजनक होगा। और वो चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे किया और उसमें पाया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो राहुल गांधी है। नीतीश कुमार को तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उनसे ज़्यादा तो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल को लोग चाहते थे कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी अंतर 50 पॉइंट का अंतर है। तो इसलिए देखिए, कोई घोषित हो जाए या न घोषित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है। लोग कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, कमजोर सरकार नहीं चाहते हैं। लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार चाहते हैं। लोजपा नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर कहा कि नरेंद्र मोदी के स्टेटस का नेता पूरे देश में फिलहाल कोई नहीं है। सोमवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का लोग सम्मान करते हैं और विपक्ष उनके सामने बौना साबित हो रहे हैं।
रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र बांटने मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 2024 चुनाव पर खूब बोला। इंडिया गठबंधन की पटना मीटिंग और बंगलौर मीटिंग के बीच उपजे मतभेद और कुछ नेताओं ने मीटिंग छोड़कर चल देने की चर्चा करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, एक मत होने का सवाल ही नहीं होता है। देखिए, पूरे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपको पता हो कि इनका स्टेटस आज के तारीख में देश से अधिक विदेशों में, जैसे G20 का देखिएगा, G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। चंद्रयान या भी जो घटना चंद्रयान या वाला है उसमें सफलता मिली, G20 की अध्यक्षता सफलता मिली। हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरा पर गए तो अमेरिका जो सबसे सबल कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें, ठीक है ना। एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया, जिसका 14 कंट्री ने सम्मानित किया, उनको अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया। तो आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद है देश में भी और विदेशों में भी, उनके मुकाबले में विपक्ष बौना साबित हो रहा है। विपक्ष एक नए कमेटी का गठन किया जिसका नाम इंडिया है। हम लोग उसको नहीं मानते हैं क्योंकि मॉर्निंग शोज द डे होता है। अब देखिएगा कि 21 जून को पटना में 17 या 18 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। तो उस बैठक से उठ के चले गए थे, कौन चले गए थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उठ के चले गए थे, अरविंद केजरीवाल। फिर उसी बैठक में बयान दे दी ममता बनर्जी कि हम अपने स्टेट में कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूंगी। उस बैठक में जो लोग थे, आज अजीत पवार थे और कई लोग थे, वो लोग उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। तो कहने का अर्थ है कि उसी तरह से जो बंगलौर में हुआ तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नीतीश जी, लालू जी चले। तो ये बेमेल गठबंधन है, और ये बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन कभी देखिए, देश है बहुत, इतना बड़ा देश है, इस देश में भाषा का समस्या है, धर्म का समस्या है, अलग अलग रिलीजन का समस्या है, तो अलग अलग चीज़ है। ये संभव नहीं है कि पूरे देश में एक मत होकर के और एक लीडरशिप हो। पूरे देश में जब तक जितने भी इंडिया पार्टी के जैसे हम लोग इनको कहता कि जितना भी जो लोग है, सब स्टेट के जो लीडर्स हैं, रीजनल पार्टी है, इसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां जनरली लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और सभी लोकल पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब के सब लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो एक अनार है और 100 बीमार है, तो ये संभव नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद में के सामने ये तमाम लोग बौना है। और फिर जो देश की जो वर्तमान राजनीति है, जो 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रचार प्रसार और विकास का काम किया गया, वो इतिहास के गिनीज बुक में लिखने लायक बात है। आप देखिए ना, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ्री और राशन कार्ड दिया जा रहा है। किसी को मरने नहीं दिया जा रहा। पहले आप सुनते होइएगा, आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले, कि लोग अनाज के अभाव में भूखे मर गया। आज के तारीख में इतना तो ज़रूर है कि कोई लोग भूखे नहीं मरता है। सबके घर में, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, मजदूर क्लास भी है, तो उसके घर में भी 10 किलो 20 किलो अनाज है, और उसके बक्से में भी 150 रुपया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री जी की कहना ये है कि देश में जो सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो दुर्बल व्यक्ति है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे, और उन्होंने जोड़ा भी। अब देखिएगा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं,
सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसको भी उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये समाज के जोड़ने की बात है। अब गरीब लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे। जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाया करते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको मरने नहीं दें। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था की। और जिससे उसका फ़ायदा ये हुआ कि करोड़ों लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से देखिएगा, महिलाएं हैं, उसके खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बिहार जैसा स्टेट में मेडिकल कॉलेज की कमी थी, 2 या 3 कॉलेज था, अभी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में खोला जा रहा है। उनके पार्ट हैं, सहयोगी हैं, ईमानदार सहयोगी हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ मुख्यालय जफा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वां रोजगार मेला का शुभारंभ किया। मौके पर मौजूद चयनित युवाओं को मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री पशुपति पारस ने नियुक्ति पत्र सौंपा। मंत्री पशुपति पारस ने बताया कि केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार देश के युवाओं को रोजगार दे रही है, जिसके तहत आज हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। रोजगार मेले का उद्घाटन समारोह में सांसद अजय निषाद, सांसद वीणा देवी, विधायक अरुण कुमार सिंह, केदार गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 9 वर्षों में 9 लाख लगभग 60-70% वृद्धि। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में केवल 2 लाख नियुक्तियां की गई थी। आपके नेतृत्व में 9 साल में दुगने से अधिक 4,691। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा जो घोषणा हुआ था कि हम प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे महिला हो जेंट्स हो, उनको हम जो बेरोजगार लोग हैं हम उनको सरकारी नौकरी में नियुक्ति दें। उसी के क्रम में 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ ये, और ये 8वां रोजगार मेला का आयोजन है। इसके पहले भी मैं 2 बार मुजफ्फरपुर आया था रोजगार मेला के उद्घाटन में, तीसरी बार है। और आज पूरे देश में 45 जगह मुजफ्फरपुर जैसे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और जिसमें सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ। और ये 8वां महीना है। अभी तक तकरीबन लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। 4 लाख लोगों के लिए पूरा साल बचा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको कैसे हल किया जाए। अब ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र मिल रहा है, फिर जो प्राइवेट एजेंसी जितना, जैसे हम लोगों का विभाग है फूड प्रोसेसिंग है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया है, वहाँ भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग रोजगार दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के तहत भी हम लोग काफ़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। और जितना प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं है, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, हम उसको बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, हमारा बैंक बिजनेस के लिए पैसा देता है, जिससे उसकी रोजी रोटी का समाधान हो। तो इस ढंग से पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जी का ये काफ़ी अच्छा शुरुआत है। और यदि ये शुरुआत रहा तो काफ़ी संख्या में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मुहैया किया जाए। आरएमएस में बहाल 72 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को सुप्रिंटेंडेंट दिनेश शाह के एक पत्र ने एक झटके में रास्ते पर ला दिया है। एक साथ 72 दैनिक कर्मियों को हटाए जाने से डाक व्यवस्था चरमरा गई है। पार्सल की छंटाई बाधित हो गई है। पहले से ही राखी के कारण ओवरलोड चल रहा है। लाखों राखियों का ढेर आरएमएस के गोदाम में लग गया है।
हटाए गए दैनिक कर्मियों का कहना है कि ना तो उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही पूर्व में कोई सूचना, एक ही झटके में उन्हें हटा दिया गया। वहीं ओवर टाइम कर रहे डाक कर्मियों का कहना है कि बहनों की राखी समय पर भाइयों को मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है। पूरे मामले पर परवर डाकपाल ने बताया कि अतिरिक्त डाक कर्मियों को लगाकर राखी की छंटाई की जा रही है। उम्मीद है कि त्योहार से पहले सभी भाइयों को राखियां मिल जाए। हम लोग आउटसोर्स के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। 30 मार्च 2012 से हम लोग को यहाँ पे रखा गया था, जबकि 12 साल लगभग हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। अब अचानक पीएमजी नॉर्थ के द्वारा ये चिट्ठी निकाला गया कि सभी आउटसोर्सिंग को हटा दिया जाए, और हम लोग कोरोना से लेके जितना भी छठ होता है, दिवाली होता है, होली होता है, सब एकदम तत्पर से काम करते आ रहे हैं अभी तक। अब हम लोग को हटा दिया है। अब हम लोग कहाँ जाए? 10-12 साल यहाँ पे काम किए हैं, इसके बाद अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पीएमजी और हम लोग को हटाने के बाद यहाँ का स्थिति आप देख रहे हैं कि लाखों के संख्या में मेल यहाँ पे डंप हो चुका है, डंप हुआ है। यहाँ से ले NSH से लीजिए, CRC से लीजिए, पार्सल हब से लीजिए, सब जगह का वही स्थिति है। लगता है समय पे राखी पहुंच पाएगा? अब आप ही लोग बताइएगा कि आज हो गया 28 तारीख, राखी है 30 या 31 को। इतने कम समय में अब कैसे डाक निष्पादन ये लोग करवाएंगे? सब भगवान मालिक है। कितने लोगों को हटाया गया? 70 से 72 आदमी को हटाया गया है। इस ब्रांच में कितने लोग थे? इस ब्रांच में लगभग 35 से 40 दिन और रात मिला के, मतलब पार्सल CRC और NSH में मिलाकर 72 आदमी हम लोग थे, काम कर रहे थे अभी तक। सभी को एक बार में हटा दिया। कारण क्या बताया गया? कारण कुछ नहीं, हम लोग को नोटिस कुछ नहीं दिया गया। सीधे पीएमजी द्वारा लेटर निकला है जिसे सभी आउटसोर्सिंग को हटा दिया जाए। एक्चुअली में मैं राजीव कुमार स्टार्टिंग असिस्टेंट RMS यू डिवीज़न मुजफ्फरपुर से मैं काम करता हूँ, सर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर। एक्चुअली यहाँ पे रक्षाबंधन के लेके काफ़ी मतलब प्रेशर है, और यहाँ रोज़ 361 में बैग कटती है, फिर नाइट में RTN आती है, फिर 600 बैग बढ़ जाता है। हमारे कर्मचारी अच्छे मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं, लेकिन फिर भी इतना। लेकिन क्या परेशानी है? एक्चुअली में रक्षाबंधन के लेके इतना सारा आर्टिकल्स आते हैं, ताकि लोगों काम तो करते ही हैं, बट इतना न राखी का मतलब माहौल है, जो इसके लिए थोड़ा सा डिले हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक तक जल्दी से जल्दी राखी पहुँचे। क्या कारण है इसका? कारण यही है कि मतलब अधिक मात्रा में बुकिंग हो रही है, कर्मचारी स्टाफ की कमी लग रही है? नहीं, स्टाफ की कमी है, बट आज का देख लीजिए, हम लोग का स्टैंड है 7 का, एक आदमी बीमार हो गए, चाहे जो कारण बस नहीं आ पाए। हमारा क्षमता है यहाँ का, सुनने में सुपरवाइजर जी के हिसाब से आया था कि 1050 या 1100 आर्टिकल्स एक आदमी को करना है, लेकिन आज हम लोग 1600 के करीबन 1500 एभव काम कर रहे हैं, फिर भी आर्टिकल्स नहीं घट रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, 2-2 घंटे ओवर टाइम करने के बावजूद अब नहीं, हाँ यही होता है। लेकिन हम लोग करते रहेंगे जब तक कि लोगों के पास रक्षाबंधन के लेकर राखी नहीं पहुँचती। सरकार की तरफ से सुविधा भी नहीं मिल रही है ओवर टाइम का? नहीं, वो तो नहीं मिल रही है, बट हम लोग कर्मचारी हैं तो काम करना पड़ेगा। काम का लोड जो है हो गया है आपको रक्षाबंधन के लेकर के, राखी का त्यौहार है इसलिए काम का लोड है। प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था, ऑफिस का भी आदमी आ रहा है, काम कर रहा है। बगल में भी आप देख रहे हैं CRC में भी टोटल ऑफिस का स्टाफ काम कर रहा है। डिविजनल ऑफिस HRO से साहब के द्वारा भी व्यवस्था हो रहा है, ऑफिस बंद करा के भी काम कराया जा रहा है। लग रहा है कि समय पर राखी पहुँच पाएगी? हाँ, राखी तो निश्चित पहुंच जाएगी। अब जो है आधार पैन है, राखी मेरे पास पेंडिंग नहीं है। आधार पैन, बैंक का अकाउंट, ये सब जो है चेकबुक वगैरह जो है। तो पहली प्राथमिकता राखी? हाँ, पहली प्राथमिकता यहाँ राखी है, उस चीज़ को समय से पहले पहुंचा देना है। बहुत बैग यहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, बैग है, लेकिन हो भी रहा है, डेली 300-400 बैग कट भी रहा है। नाम? सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी रही। आधी रात से ही बोलबम के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। दूर तक कांवड़ियों की कतार लगी रही। सेवा दल के सदस्य और पुलिस के जवान उनकी मदद के लिए तैनात रहे।
सुबह होते ही स्थानीय शिव भक्तों का शाहू पोखर तक लाइन लग गई। सभी ने अर्घा के माध्यम से बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने कहा कि बाबा पर एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र चढ़ाने से बाबा खुश हो जाते हैं और मनवांछित फल देते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि सावन अधिक मास के कारण दुर्लभ संयोग था। श्रद्धालुओं को 8 सोमवारी पर जलाभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी सोमवारी में न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 3 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सबसे अधिक भीड़ 7वीं सोमवारी पर रही। बताया कि मंदिर के सभी सेवा दल रविवार की सुबह से सेवा में जुट गए। आज सावन की आखिरी सोमवारी पे भक्तों का जो ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, बाबा की महिमा है ये। हम सभी शिव भक्त मुजफ्फरपुर शहर वासियों का सावन के आखिरी सोमवारी पे हार्दिक अभिनंदन एवं गरीबनाथ मंदिर सेवा दल में होने के नाते स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बाबा से मेरी ऐसी आस्था है कि बाबा को जब तक हम एक लोटा जल आकर अर्पण ना करें, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। बाबा से बिन मांगे जितना हमें मिलता है। बाबा ऐसे हैं कि सिर्फ मन से बाबा को बेलपत्री और जल अर्पण करने पे ही बाबा अपना हृदय का द्वार सभी भक्तों के लिए खोल देते हैं। दर्शन हो गया। हम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हम लोग अभी रुनियार बल में सेवा के शिविर भी लगाया है, जिसमें 8 शिविर लगा है, मलमास में भी लगा है। और यहाँ गरीब स्थान आते हैं हम लोग, आके यहाँ मैंने प्रतिदिन जो भी जहाँ जैसा संभव हो बाबा के भक्ति करते हैं। और हम यही चाहते हैं इसी तरह गरीब स्थान का नाम रोशन होता रहे। धन्यवाद। बोल बम। बड़ी बड़ी आस्था है। तहे दिल से हम अंदर से आत्मा से बाबा को भक्ति करते हैं और बराबर करते रहते हैं और आगे करते भी रहेंगे। यही मेरे जरूर मिला है। बाबा हमने भरपूर दिए हैं। बड़ा पूरा परिवार है। ये मेरी वाइफ है जो अभी गरीब स्थान बाबा के मतलब पत्रिका निकाली है और आगे भी भव्य अपना सब किताब निकलेगा। यही सब हमारी आशा है कि आज श्रावण माह का अंतिम सोमवारी है और आज लगभग 20 से 25 हज़ार के संख्या में कंवरिया थे और 5 से 10 हज़ार डाक। उसके बाद सुबह 5 बजे से स्थानीय लोगों का जो भीड़ है वो लगातार अभी तक भीड़ चल रही है। और 2 बजे तक अर्घा से 2 बजे के बाद फिर बाबा का डायरेक्ट जलाभिषेक कर सकते हैं भक्त। देखिए, मान्यता है सावन माह के किसी एक भी सोमवारी को अगर आप कर रहे हैं तो 16 सोमवारी करने का फल आपको प्राप्त होती है। और इस बार तो 8 सोमवारी पड़ा है। अब समझ जाइए कि कितना ज़्यादा फल प्राप्त हुआ होगा जो 8 सोमवारी को जलाभिषेक किए होंगे और बाबा भोलेनाथ का पूजा किए होंगे। रोनियार वैश्य परिवार की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के सकरी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इतिहास विभाग के शोधार्थी संगीता शाह, साहित्यकार संजय पंकज, IT मंत्री इसराइल मंसूरी, साहित्यकार सतीश कुमार, साथी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित शहर के वरिष्ठ एवं गणमान्य 26 व्यक्तियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर परिवार के मनोज प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, कौशल गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, पप्पू गुप्ता सहित परिवार से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। पहली शोधार्थी हैं जो बाबा गरीबनाथ नाम पर शोध कर रही हैं और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि वाकई में साहित्य और संस्कृति की राजधानी मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ पर शोध करके पूरे देश में समझ किया जा सकता है कि मुजफ्फरपुर पूरे देश के केंद्र में एक महत्वपूर्ण लोग निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं और इन्हें देख कर लोग प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर औराई थाना क्षेत्र के बैगना में सब्जी लेकर लौट रहे ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने लोगों को शांत कराते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय भविष्ण दास के रूप में की गई है। दारोगा रोशन कुमार मिश्र ने कहा कि प्रक्रिया के तहत परिवार को मुआवजा दिलाई जाएगी। देखिए, घटना है, बाजार गए थे सब्जी उब्जी लाने, आ रहे तो उधर से कोई अज्ञात वाहन इनको ठोक कर चला गया है, जिसके कारण इनको घटनास्थल पर ही मौत हो गया है। ठीक है,
हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस बीच में बैरिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि साल भर के अंदर में लगभग 10-15 घटना हो चुका है। जी। कहाँ गया था? बाजार गया था। कितनी उम्र थी? जी। कितनी उम्र थी? क्या नाम? उम्र लगभग 30 वर्ष। भविष्य दास। क्या देखे पहुँचे थे? जी। क्या देखे पहुँचे वहाँ पे? तो हम लोग गए वहाँ, घटना पर देखे मौत हो गया था वहीं पे उसको। जी। पुलिस पहुँची है? जी, पुलिस प्रशासन पहुँची है, पोस्टमार्टम के लिए हमको ले जाना है। भाई का 28 साल उम्र था। बाजार गया था, सगरी बाजार सब्जी लाने। सब्जी लाते थे 8 बजे समय में आ रहा था उधर से पैदल से बाइक वाला आया, ठोक कर चला गया। उस टाइम कोई रोड पे कोई नहीं था देखने वाला। हम लोग को हल्ला हुआ, हम लोग घर से आया, तब तक बाइक वाला फरार हो गया। हम देखे भाई की मृत्यु पड़ा हुआ, मरे हुए देखे, फुफुका था, देखा डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर चला गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब का बोलता है कि मर गया है तेरा भाई। मैं पहुँचे नहीं तो भाई मेरा उल्टा सांस चल रहा था भाई का। उस टाइम में हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने बोला कि मुजफ्फरपुर ले जाएगा तो नहीं बचेगा, इस तरह भाई डेथ हो गया। इसलिए यहाँ लाकर रोड पर रखे हैं हम लोग। सूचना 1 घंटा पहले दिए थे, 9 बजे। पुलिस आई है 10 बजे। कार्यवाही सब शुरू कर रहा है, पुलिस अभी आए हुए है प्रशासन, बात नहीं है। क्या अब जो मांग है, जो सरकार के विधि है वो दे दिया जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों को नहीं है। जो उसका मेरा भाई का 2 बच्चा है, एक माँ है, छोटा छोटा बच्चा सब है, वो लोग क्या अवस्था होगा वो सोचे जाए, सरकार सोचे जाए। क्या नाम था भाई का? भविष्य दास नाम है। अज्ञात वाहन चालक द्वारा विवेक्षण दास का मृत्यु कारित कर दिया गया लापरवाही के कारण। कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? ये रोड से, गवाह द्वारा पता चला कि रोड से बाहर जा रहे थे, उसी क्रम में अज्ञात वाहन चालक द्वारा धक्का मार दिया गया। किसी ने देखा नहीं और वो भागते हुए निकल गए बेनीबाद की ओर। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई? नहीं, इलाज के दौरान। आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी? आगे इसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मुजफ्फरपुर के लिए, और जो भी काम होगा इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी होगा वो किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में इन दिनों मोटरसाइकिल चोर भी काफी सक्रिय है। मिनटों में गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाने वाले इस गिरोह के एक सदस्य ने रविवार की सुबह नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट रोड निवासी पूर्व वार्ड पार्षद कपिला देवी के पुत्र राजीव रंजन की BR06 CE 4368 नंबर की होंडा शाइन बाइक लेकर उड़ गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसे आया, ताक-झाक किया, घर के बाहर बैठा भी और अंत में गाड़ी लेकर तेजी से निकल गया। गाड़ी लेकर भागने वाले का चेहरा स्पष्ट पता चल रहा है। राजीव रंजन का कहना है कि पुलिस अगर चाहे तो बाइक को बरामद किया जा सकता है। घटना हुई है? जैसे घटना कल 27 अगस्त के सुबह 9 बजे की है। मैं अपने होंडा शाइन मोटरसाइकिल अपने घर के नीचे खड़ा करके रखा हुआ था। मेरा घर नगर विधायक बिजेंद्र चौधरी के बगल में ही पंकज मार्केट में है। सुबह में मैं उसके बाद 9, साढ़े 9 के आसपास अपने घर से नीचे उतरा तो देखा कि मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पे नहीं है।
मैंने अगल बगल में खोजबीन किया, जब नहीं मिला तो मेरी नज़र सामने घर के सामने एक CCTV कैमरे पर गई। मैंने CCTV फुटेज को खंगाला तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी मोटरसाइकिल को आगे पीछे करके उसका हैंडल खोल के उसको चोरी करके ले जाया जा रहा है। पुलिस को उसे क्या कहा है? मैंने उसके बाद अपने स्तर से खोजबीन करने के बाद आवेदन थाना में जाकर थाना में आवेदन दर्ज करके केस दर्ज कर दिया गया। उसमें मैंने आवेदन में ये स्पष्ट लिख दिया कि CCTV फुटेज में वो चोर का चेहरा साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं पुलिस से गुहार लगाता हूँ कि अब वो कैमरे में CCTV फुटेज पर कब उस चोर को पकड़ते हैं, क्या लोगों की गाड़ी बच जाए कि CCTV फुटेज में उस चोर का एकदम चेहरा साफ नजर आ रहा है, कोई भी देख के पहचान सकता है उसे। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के संजीव दुबे पर एक युवक और उसके पिता को 4 दिनों तक हाजत में बंद कर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। इसे लेकर SSP से शिकायत की गई है। पीड़ित व्यक्ति का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बरुराज थाना के पकड़ी जासौली निवासी रामचंद्र राय के पुत्र मुकेश कुमार ने थाना से छूटने के बाद SSP को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में मुकेश ने बताया कि 21 अगस्त को उसे थाना पर बुलाया गया, फिर उसे एक औरत को भगाने के आरोप में हाजत में बंद कर दिया गया। 4 दिनों तक उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसके 60 वर्षीय पिता रामचंद्र राय को भी थाने पर लाया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई। बाद में 15,000 रुपये लेकर 4 दिनों के बाद थाने से उसे छोड़ा गया। मुकेश कुमार ने बताया कि जिस मामले में उसे पीटा गया उसमें वह नामजद नहीं है। इधर पूरे मामले पर DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक युवक आरोप लगा रहा है कि थाने की पुलिस ने उसे 4 दिनों तक पीटा और 15,000 रुपये लेकर छोड़ा। हम लोग अभी ये संज्ञान में मेरे अभी कुछ देर पहले मामला आया है। इस मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और पीड़ित को भी बुला के हम लोग बात करेंगे और जो भी इसमें होगा उसमें जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर कांटी थाना की पुलिस ने शराब के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली कि पंजाब के पठानकोट से शराब की खेप मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जा रही है। पुलिस ने कांटी दरभंगा मोड़ के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में ट्रक से शराब बरामद किया गया। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान संतनाम सिंह और गुरपेज सिंह के रूप में हुई है। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि दोनों से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई है। मुख्य कारोबारी की भी पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल आज कांटी थाना को एक सूचना मिली जिसमें पता चला कि एक ट्रक जो है, एक तथाकथित नंबर का ट्रक जो है शराब के खेप लेके जा रहा है, ऐसा खबर मिला। उसका तुरंत सत्यापन करते हुए SHO महोदय द्वारा, वहाँ के जो SHO महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई जो कि वहाँ दरभंगा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक ट्रक संदिग्ध ट्रक रोका गया और उसको जब चेक किया गया तो उसमें विदेशी शराब मिली और उस विदेशी शराब को वहीं पे ट्रक को पकड़ा गया और शराब को जब्त किया गया। ट्रक का मालिक और उसका एक सहचालक था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया मौका पे ही। और इस शराब को जब मिलान किया गया तो लगभग 3400 कुछ लीटर शराब जो है बरामद किया गया। ये ट्रक जो है ये पंजाब नंबर का ट्रक था और अभी तक की इनिशियल पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि वो पठानकोट एरिया से, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ से ये दरभंगा की ओर जा रहा था। इसे दरभंगा मोड़ के पास हम लोगों ने इसे डिटेक्ट भी किया और इसमें और ये कहाँ जा रहा था, किसको बेचा जा रहा था, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ नंबर भी हम लोगों को अब मिल रहे हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे और ये पूरे लिंक को हम लोग जल्द से जल्द पकड़ेंगे। पर फिलहाल ये एक बड़ी उपलब्धि है। 3400 कुछ लीटर शराब, अभी विदेशी शराब को 2 अपराधियों के साथ पकड़ा गया है। किसको डिलीवर करने जा रहे थे? इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इनिशियल पूछताछ चल रही है। यही है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया है कि पंजाब से चला गया था। अब किसको डिलीवर करे तो उसको हम लोग पता कर रहे हैं और उसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे, यहाँ के जो लोकल लोग अगर होंगे तो सब लोग पे कार्रवाई की जाएगी। कितनी कीमत होगी अनुमानित लगभग उसकी? अब देखिए, ये था विदेशी शराब है और लगभग 3500 लीटर शराब है तो ये लाखों में होगी। इसकी कीमत तो लाखों में है और इस तरह का खेप जब पकड़ाता है तो इसका मतलब होता है एक पूरा कोई गैंग हो जो इसमें सम्मिलित रहता है, चाहे वो बाहर का हो, यहाँ के कुछ लोगों का उसमें सपोर्ट होगा तो वो पूरे गैंग को हम लोग गिरफ्तार सर आरोपी हो, ये लोकल है या बाहर के? नहीं, दोनों बाहर के हैं, दोनों बाहर के लोग हैं, दोनों अमृतसर साइड के लोग हैं। यहाँ पे उनका जिससे टाई अप है उस पर अभी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं।
स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में एक रिक्शा चालक ने जिला प्रशासन को संवेदी होने का पाठ पढ़ाया है। जिस गड्ढे में पड़ने से उसका रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ, उस गड्ढे को अपनी मेहनत के बूते भरकर उसने यह पाठ पढ़ाया है कि वह तो नुकसान झेल गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच बना यह गड्ढे अगर कायम रहे तो और किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान भी गंवा सकता है। कमोबेश इन्हीं सोच को लेकर पीड़ित रिक्शा चालक ने अपने रिक्शा पर माल गोदाम चौक से राविस लाकर सड़क पर बने गड्ढे को भरने का काम किया है। रिक्शा चालक अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा गांव का रहने वाला है और शहर में रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीती रात ओवरब्रिज के ढलान पर बने गड्ढे में जाने से रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसका कहना है कि जितना कमाया नहीं, उससे ज़्यादा रिक्शा की मरम्मती में खर्च हो गए। ऐसे में वह नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई और गरीब इस गड्ढे में फंसकर परेशान हो। गनीमत थी कि मेरा तो सिर्फ रिक्शा टूटा, इस गड्ढे में गिरकर कितनों के हाथ पैर टूट सकते थे। बहरहाल नगर थाना रेलवे ओवरब्रिज के ढलान पर संतोषी माता मंदिर चौक के निकट बने बड़े गड्ढे को भरने अथवा सड़क मरम्मती को लेकर न तो स्मार्ट सिटी का निर्माण कर रही एजेंसी को ख्याल आया और न तो जिला प्रशासन ने ही जानलेवा बनते जा रहे इस गड्ढे की मरम्मती को लेकर संवेदी होना मुनासिब माना। ऐसे में कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि एक रिक्शा चालक ने इस गड्ढे को भरकर जिला प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। घंटा हो गया, हम लोग का रिक्शा टूट जा रहा है और परेशान होते हैं। इसलिए कल टूट गया था तो कहे चलो जो है थोड़ा सा कचरा चुन करके जो भर देते हैं, जान बचेगा हम लोग का। और सब गाड़ी फंसता है, कई गाड़ी को ठेले है पानी में। कहाँ से लाए कचरा? कचरा पर उठा करके। हाँ, कचरा पर से मोती खरीद के लाए कि उठा? ना मोती से उठा कर लाए कचरा। गिरा हुआ था जी। कब रिक्शा टूटा आपका? कल। कितना खर्चा लगा टूटा है? 100 रुपया। तो फिर आज ये आप क्या कर रहे हैं? इसको भर देते हैं, जब फिर अपना भी बचेगा जान, दूसरों को भी जान बचेगा। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर महतो। कहाँ घर हुआ? झपहा। कब से चला रहे रिक्शा? 4 साल से चला रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? 100 रुपया बहुत हो गया। घर में कौन कौन है? लड़का लोग है जो। बड़ा कोई कमाने वाला कौन कौन है? बस सब छोटे छोटे लड़का सब। गुजारा हो जाता है? क्या गुजारा होगा, किसी तरह जी रहे हैं, यही बहुत गुजारा होता है। तो शरीर देख रहे हैं क्या है, खाते हैं रात के लिए, दिन के लिए सोचते हैं। कार्ड क्लब का बिहार का पहला शोरूम मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर अंकित हीरो एजेंसी के बगल में खोला गया है। बोचहां विधायक अमर पासवान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कार्ड क्लब के ओनर धीरज कुमार, अखिलेश कुमार, राजेंद्र कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्ड क्लब के प्रोप्राइटर प्रिंस राज सिद्धांत ने बताया कि चाहे फास्ट फूड हो, चाय हो, गोलगप्पा हो, मोबाइल कवर की दुकान हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। कम लागत में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। यहाँ ग्राहक के अनुसार से हर प्रकार के ठेला गाड़ी, फूड वैन हर डिज़ाइन का उपलब्ध होगा। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9572281573 पर संपर्क कर सकते हैं। जी, एक कार्ड क्लब जो है मेरे द्वारा खोला गया है, जो हमारे सर के सहयोग से खोला गया है। और हमारा मकसद है कि लोगों को कम पूंजी में रोज़गार दिया जाए। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पूंजी में अपना रोज़गार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग का मकसद है कि कम पूंजी में जो है वो अपना रोज़गार शुरू किया जा सकता है। क्या कुछ मैसेज रहेगा कस्टमर की मैसेज है कि उनको बेस्ट डील यहाँ पर मिलेगी और उनको फिनिशिंग और जो भी चीज़ खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मिलेगी। उनके पास कोई शिकायत वहाँ यहाँ नहीं मिलेगी उनके द्वारा। लोकेशन क्या है ये? लोकेशन है रामदयालु नगर, हाजीपुर रोड, मुजफ्फरपुर, नियर अनिकेत हीरो। जी बिल्कुल, आज यहाँ पे कार्ड क्लब का उद्घाटन हुआ है और छोटे व्यवसायियों के लिए जो वो ठेला लगाते हैं उसको एक खूबसूरत ढंग का एक प्रयास है यहाँ पे हमारे छोटे भाई प्रिंस राज की तरफ से, जो कि इसके प्रोप्राइटर हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इनको कि एक बहुत ही एक इनोवेटिव सोच रख के इन्होंने एक छोटे छोटे व्यवसायियों को जो कार्ड देने का काम करेंगे, उनको एक डिज़ाइन देने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे शहर के लिए और छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए। 5 सितंबर को पंच सरपंच संघ की ओर से आयोजित होने वाले धरना को लेकर सोमवार को संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सरपंच से जुड़े सुरक्षा मामलों को भी उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में सरपंचों पर झूठे मुकदमे बढ़े हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी झूठा मुकदमा कर फंसाया जा रहा है। ग्राम कचहरी के विकास और सरपंच के अधिकार की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास में जो हम लोगों का 5 सितंबर का राज्यव्यापी कार्यक्रम है, जो 11 सूत्री मांगों के लिए है, पंच सरपंच के साथ जो बर्बरतापूर्ण सरकार का जो रवैया है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन से लेकर अपनी मांगों को हर जगह मांगते आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार के सभी 500 जो 54 प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ। मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य मांग है सरपंच की सुरक्षा, हमारा ग्राम कचहरी के सर्व सुविधा संपन्न बनाने की है, और जो फर्जी मुकदमा और शासन प्रशासन के द्वारा जो जिस तरह से पंच और सरपंच के साथ उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, इन्हीं सब मांगों के लिए है हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, जो पूरे राज्यव्यापी होगा हम लोगों का कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चैनपुर पंचतानी स्थित इमामबाड़े में हजरत इमाम हुसैन की 6 साल की पुत्री शहजादी सकीना की शहादत पर सलना मजलिस का कार्यक्रम हुआ। इसमें आमरों से आए मौलाना सफदर रजा इमामी साहब ने बताया कि इमाम हुसैन की चहेती पुत्री शहजादी सकीना की प्यास और बेबसी से सारी दुनिया परिचित है। जालिमों ने 6 साल की बच्ची पर जुल्म, अत्याचार और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। भूखा प्यासा रखकर शाम को कैद खाने में डाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बेटी से बाप की मोहब्बत का इम्तिहान भी सकीना ने अपने जले हुए दमन में नौके नौजे से बाप के कटे हुए सर को बुलाकर सारी दुनिया को बता दिया कि बाप और बेटी की मोहब्बत ऐसी होती है। बाद में मजलिस अलम मुबारक भी बरामद हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सोजखानी लिशान हैदर शहजाद रिजवी ने की। पेशखानी हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मिशाम गोपालपुरी ने की। नौखाने मंजूमन ए आलमदार हुसैनी, अंजुमन हुसैनी, अंजुमन औन मोहम्मद, अंजुमन हशमिया, अंजुमन जाफरिया ने विशेष अंदाज में पेश किया। आज 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहेती बेटी, जिसे कायनात सकीना के नाम से जानती और पहचानती है, उस बीवी की कैद खाने में शहादत, और उसी शहादत को हम मनाने के लिए यहाँ आज इस वक्त मुजफ्फरपुर चैनपुर बिहार में तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ मुल्क की मशहूर व मारूफ अंजुमन हाय मातमी भी इस पुरसे में शामिल हुई है। ये प्रोग्राम चैनपुर ज़िला मुजफ्फरपुर में अपने आबोताब के साथ मुसलसल कई बरसों से, कई सालों से मोहतरम शहजाद चैनपुरी और तनवीर चैनपुरी साहब के यहाँ से ये जारी और सारी है, और इनकी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा किया जाए। इस बार उसी कोशिश में इन्होंने मजलिस को ख़िताब करने के लिए मोहतरम आली जनाब मौलाना सफदर रज़ा इमामी साहब क़िबला, जो हमारे और आपके दरमियान अमरोहा से तशरीफ़ लाए हैं, जो इस वक्त की मजलिस को ख़िताब कर रहे हैं। उससे पहले नाचिज़ ने पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दिया था, और ये प्रोग्राम तकरीबन कई सालों से, मैं तो समझता हूँ कि 15-18 सालों से मैं ही इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। मेरी ही देख रेख में ये प्रोग्राम हो रहा है, और न जाने कब से ये प्रोग्राम
हो रहा है, ये तो जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे। बहरहाल जब से मैं आया हूँ मैंने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, लोगों को बुलाने की कोशिश की है और खुदा का शुक्र है कि मैं इसमें बहुत हद तक कामयाब हूँ। क्योंकि देखिए ये मामला अहले बैत का है और हुसैन का है, आज़ादारी का मसला है। ना हमारे मजलिस करने से मजलिस होती है, ना आपके मातम करने से मातम होता है। ये हुसैन की आज़ादारी है और आज़ादारी का ज़िम्मेदार पर्दे गैब में मौजूद है, जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है। हम और आप तो एक बहाना है और हम लोग सच पूछिए तो हमारी और आपकी खिलकत ही उनके लिए हुई है, इसी काम के लिए हुई है जिस काम के लिए आज हम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इस सिलसिले में हमारे जो ताउन जो जिन अंजुमनों का ताउन हमें हासिल है उनमें इस वक्त जो है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन अलमदार हुसैनी जो इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। अंजुमन औनो मोहम्मद जो चंदन पट्टी दरभंगा से हमारे बीच है, हमारे इलाकाई अंजुमन हुसैनिया बावली पटना से। और इसके अलावा जो है जो मुकामी अंजुमन हाय मातमी हैं उसमें अंजुमन जाफरिया कमरा मोहल्ला, अंजुमन हाशमिया हसन चक बंगरा, इसके साथ साथ जो है अंजुमन कारवाने के साथ बरहमपुरा और दिगर मोमिनीन जो दूर दराज के मुसाफत तय करके हुसैन की इस चहेती बेटी के गम में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज के इस प्रोग्राम में लिसान हैदर व शहजाद रिजवी ने सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दिया है और निज़ामत के फ़राइज़ मोहतरम अब्बास यावर साहब इंशाअल्लाह भी देंगे। तो ये सिलसिला है और ये सिलसिला हमेशा कायम और दायम रहेगा। मैं अपने 4 मिसरों से अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। लिखा हुआ है ये जुल्म सितम के सीने पर, जो झुक सका ना किसी से वो सर हुसैन का है। आज की तारीख़ 10 सफ़र शहज़ादी सकीना की शहादत की तारीख़। आइए हम और आप मिल के शहज़ादी का पुरसा उनके बाप को, इमाम हुसैन को, शहज़ादी फातिमा ज़हरा को और वक्त के इमाम को पेश करें और हम लोग सवाबेदार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।